क्या बना रहे हैं क्या? कैमरा ऑन कर लें जो जो बैठे सभी लोग। पिछली क्लास का कुछ रिवीजन किया है क्या, नहीं किया? किसी ने नोट्स की कॉपी पलटने की जहमत उठाई, नहीं उठाई? किसी भी नहीं पलटे। अरे फिर कैसे काम चलेगा? अभी प्रीलिम्स का एग्जाम देना है ना? अच्छा, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे आप लोग। कोई पंकज भैया क्या पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है। तो किसी ने भी, एक भी सिंगल नहीं है स्टूडेंट जिसने बोला कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत अपनी? अच्छा, कितनी क्लास हो गई अपनी, लगभग आइडिया है? 6-8 क्लास तो हो गई होंगी। कितनी क्लास हो गई कोई बता सकता है एक्यूरेट? तभी लोग आगे स्टार्ट करें हम लोग, फिर बीच में फिर वो कहेंगे छूट गया तो दिक्कत आती है उसमें। 2 मिनट और अपन देख लेते हैं, सिर्फ 1 से 2 मिनट। 8-9 क्लास हो गया। 8-9 क्लास हो गई? 8 क्लासेस हो गई भैया। आज 9वीं क्लास है ना? जी भैया। स्टार्ट करें फिर क्या, है ना? अब जो लेट कमर्स हैं तो नुकसान रहेंगे, क्या करें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मेथेन साइकिल से। मीथेन साइकिल, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये केमिस्ट्री की भाषा है। इसमें मीथेन तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो, एक्चुअल में क्योंकि थोड़ा सा जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जो क्वेश्चन पूछता है उसका वो अंदाज नहीं लगा पाता है बच्चा, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि टर्माइट से भी मीथेन निकलता है क्या, क्या एनिमल्स से भी मीथेन निकलता है क्या, क्या पेड़ी के खेत से भी मीथेन निकलता है क्या? आप समझ गए? मतलब जो इसका जो सोर्स है ना थोड़ा डिफरेंट है, मतलब जनरल आइडिया हम नहीं लगा सकते उसमें, तो जनरल आइडिया नहीं लगा सकते जिसके कारण आप तुक्का मार के इस क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते, इसलिए वो क्वेश्चन सामान्यतः पूछता है। ठीक है, एक वर्ड आता है, आगे डिटेल में पढ़ूंगा, अभी से मैं कराता हूं आपको। जी, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना? आगे पोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे शायद कल की क्लास के बाद, फिर नेक्स्ट क्लास आएगी तो उस पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मीथेन है वो CO2 की तुलना में ज्यादा पोटेंट है, किसमें? ग्रीन हाउस गैस में। लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीथेन इज मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन द CO2, बट सर मतलब ज्यादा हीट ट्रैप करता है क्या मीथेन? जी, मीथेन ज्यादा हीट ट्रैप करता है क्या? अगर ज्यादा पोटेंट है CO2 से तो वो ज्यादा हीट को ट्रैप करता है क्या मीथेन? देखिए हीट ट्रैप करने में तो CO एक्चुअली देखिए इसका लाइफ स्पैन, लेकिन मैं एक एक मिनट रुकी आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन में। उसमें मैंने बोला था कि मोर पोटेंट देन CO2, बट द लाइफ स्पैन ऑफ CH4 इज वेरी लेस देन द CO2। इसको कंप्लीट कर लो पहले सेंटेंस को। So but the lifespan of CH4 is
हाँ, मतलब इसका जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ टाइम होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, वो बहुत लेस होता है कंपैरेटिवली CO2। आप समझ गए, मतलब उससे ज्यादा डेंजरस है। अब आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा इसमें, समझ गए, मतलब CO2 से ज्यादा डेंजरस है, लेकिन चूंकि इसका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पान है, ड्यूरेशन है, बहुत शॉर्ट है। ठीक है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, कॉन्सेंट्रेशन के मामले में तो आपको पता है, इसलिए CO2 मोर डेंजरस है ना। इसको और डिटेल में अपन पॉल्यूशन में क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन अराइज हुआ, वो क्वेश्चन आना भी चाहिए था, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि मतलब ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो ये CO2 से ज्यादा पोटेंट है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पान है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, है ना। ग्राउंड लेवल ओजोन को भी ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन करने में। ओजोन क्या है, एयर पोल्यूटेंट है या नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ पॉल्यूशन का, क्योंकि आया है, क्योंकि ये CS को साइकिल पढ़ रहे हैं। और मेरी एक आदत है, आपने देखा ही होगा कि कोई भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको जो भी इससे रिलेटेड चीज है वो हमको पता होना चाहिए। तो ये बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या ओजोन एयर पोल्यूटेंट है या नहीं है, यस या नो। मैं भी नहीं बताऊंगा, आप अगर नहीं बताएंगे तो फिर मैं भी नहीं बताऊंगा। फिर इसको भाई देखिए, कोई भी चीज है, घी होता है ना, घी, ऐसा कहते हैं कि घी खाने से बॉडी में ताकत आती है, मसल्स बनती है ना। लेकिन एक्सेस घी क्या होता है, तो हर चीज के फायदे और नुकसान। चलिए अब आता है रिसोर्सेस, अपन मीथेन की कंसंट्रेट करते हैं ना। पॉल्यूशन में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, और थोड़ा सा पढ़िएगा उसको पहले, है ना। तो उसमें डिस्कशन करने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है, बशर्ते थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमको। तो चलिए, नेचुरल इसके सोर्सेस क्या है मेथेन इमिशन के, क्या क्या है। एक तो फिक्स है वो, तो पहला बताइए क्या, अरे डिकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर, सब जगह काम आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पर होता है मेनली, वेटलैंड एरिया, ओशियन, फिर डाइजेस्टिव, सेकंड वाला डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ टर्माइट, दीमक होता है ना, दीमक, उसकी डाइजेशन प्रोसेस में भी ये कैसा इंसेक्ट है ये, बोरस फूड चेन में काम करेगा ना, वही दीमक, वही डेड डिके मटेरियल को खाते हैं और फिर एनर्जी लेता है ना। पढ़ाया था ना मैंने, फूड चेन पढ़ाई थी ना, मरे सड़े गले सब पदार्थों को ये खाता है और डाइजेस्ट करता है। तो इसकी प्रोसेस में भी इसका इमिशन होता है, किसका, मीथेन का। अब इसमें अपन एक एक को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, और जहां जहां क्वेश्चन आएगा वहीं अपन जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट ही कठिन लग रहा है। इसमें यस नो बताएं, ऐसा लग रहा है क्या बहुत ज्यादा कठिन है सब्जेक्ट ये, दो तीन लोग बता रहे हैं फटाफट। नहीं सर, कठिन नहीं है, बट ना लास्ट वीक ना इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत चली है, मतलब 6-6 घंटे की, तो थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट्स पे ना ध्यान नहीं गया है। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दीदी है भैया बताएं, मतलब अभी जो 7-8 क्लास हुई है तो उसमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब्जेक्ट बहुत कठिन होगा, ऐसा तो नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
मैंने बहुत नीचे लेवल पे आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत इनिशियल लेवल पे बेसिक चीजें ही बता रहा हूँ। जहाँ डीप मैटर आता है, कठिन टर्म आती है और जो एग्जाम की इंपॉर्टेंट नहीं, मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। तो ठीक है ना, मतलब चलेगा इतना तो ना? ठीक है, ओके। अब आता बैक लाइन। अपन भी मैथिन साइकिल ही पढ़ रहे हैं ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बस वही अपन डिस्कस करेंगे। एक वर्ड आता है मैथेनोजेंस। मैंने आपको इनिशियल क्लास में बोला, हर क्लास में बोलता हूं कि बायोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी साइंस में टर्मिनोलॉजी का बड़ा महत्व होता है। तो अब इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो आप, मैथेन प्लस जीन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका रिलेशन मैथेन से, ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए, वो समझ गए ना, इनको बोलते हैं मैथेनोजेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये बाई प्रोडक्ट रूप में, मतलब मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट रूप में CH4 को इमिट करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं या बनाते हैं। और शर्त क्या है इसमें? लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तभी जितने मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, और तो जब ऑक्सीजन की कमी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना बाई प्रोडक्ट बनाते, किससे? डिफरेंट टाइप ऑफ द रिएक्शन से, तो वहां पर मेथिन बनता है। तो बैकलाइन में क्या होगा, जो मैथेनोजेंस होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी वाले एरिया में अपनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट के रूप में मेथिन को इमिट करते हैं या मेथिन को बाहर निकालते हैं। समझ गए ना? चलिए, मुझे ऐसा लगा आवाज इको कर रही है क्या? नहीं सर, ठीक है आवाज। ठीक है, हाँ। टर्माइट की बात करते हैं, तो लिख लो कि टर्माइट के गट में, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ। टर्माइट, इसका जो गट होता है, इसको अगर देसी भाषा में कहें तो स्टोमक कह लो आप। जो टर्माइट का गट होता है या स्टोमक होता है, उसमें माइक्रोब्स होते हैं। वही ऑक्सीजन की जो माइक्रोब्स होते हैं, देखिए साइंस मैंने इसके पीछे बता दी। साइंस क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करेंगे और बाई प्रोडक्ट CH4 निकलेंगे। इतना सा साइंस है इसके पीछे, बात समझ गए ना? चाहे सोर्स कुछ भी हो, तो माइक्रोब्स रहेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी। अच्छा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। आप लोग जो दीदी लोग तो मैक्सिमम जानते होंगे, किचन में बहुत सारे सामान बनते हैं हमारे जो फर्मेंटेड होते हैं। एग्जाम्पल याद है एक आपका, बता सकते हैं? हाँ सर, डोसा इडली, डोसा फर्मेंटेड है ना। या हमारा जो दही होता है, वो इनिशियली दूध से दही कन्वर्ट हुआ, फिर दही से भी अपन बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फर्मेंटेड, ये फर्मेंटेशन होता है टर्माइट के गट में माइक्रोब्स के द्वारा ऑक्सीजन की कमी में, और CH4 बनता है। ठीक है ना? अब आता है ओशियन। मैं बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बना के और बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं बता के, जो सिंपल सिंपल चीजें फंसती है एग्जाम में, वही कवर कर रहा हूं, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आना चाहिए ओशियन में। अब ओशियन में क्या होगा भाई? जो डीप एरिया है, डीप सी एरिया है, वहां क्या होगा? वही कंडीशन चलेगी हमकी, लो ऑक्सीजन चलेगी। लो ऑक्सीजन चलेगी, माइक्रोब्स का रिएक्शन होगा और CH4 निकलेगी। ऐसे कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है? अब आता है इंपॉर्टेंट, जिसमें भी कई बार क्वेश्चन आया है और भविष्य में भी आने की संभावना है, दैट इज द ह्यूमन सोर्सेज। ग्लोबली 50 से 65% CH4 इमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। भाई सारी फसाद की जड़ तो कौन है? इंसान ही तो है। तो ग्लोबली 50 से 65% जो CH4 आती है ग्लोबली,
वो ह्यूमन की एक्टिविटीज से आती है। और इसमें से जो मोर देन 50% है, उसमें 3 सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर, लिख लेना इसको। पहला है इसमें एग्रीकल्चर, अप्रोक्सीमेट 40% एरिया कवर करता है, यानी कि 40% मेथेन का जो कारण है एग्रीकल्चर है। अब देखिए एग्रीकल्चर का मतलब आप समझते हैं क्या है? देखिए उसमें एनिमल हस्बेंड्री साथ में, पोल्ट्री भी आती है उसमें। एग्रीकल्चर का मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करूं मैं, ये चूंकि अभी सही समय नहीं उसके लिए, लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात करूं मैं तो इसमें एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक वर्ड आता है। जब आप कभी मेंस में आंसर लिखेंगे ना, तो कभी इसके बाद पीटी के बाद भी मौका मिलेगा तो अपन डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर में अलाइड साथ में, अकेला एग्रीकल्चर आइसोलेट वर्ड कुछ होता नहीं है। अब आप मान लो, सपोज करो कि केवल चना या गेहूं या चावल या सरसों कुछ भी उगा लो, ये आइसोलेट नहीं संभव है, अलाइड में आएगा। अब इसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी, पोल्ट्री भी आएगी, गोट्री भी आएगी, फिशरी, तो ये कंबाइंड है, उसको जनरल टर्म में एग्रीकल्चर बोल देते हैं। बात समझ गए ना? ठीक है, तो पहला हो गया 40% एरिया कवर करता है एग्रीकल्चर। सेकंड नंबर पे है फोजिल्स फ्यूल, अप्रोक्सीमेट 35%, 35%। सर आपकी वीडियो चली गई। एक कॉल आ रहा है, एक मिनट। और तीसरा है वेस्ट, डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट होते हैं उसमें करीब करीब 20%। अप्रोक्सीमेट ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण CH4 को देते हैं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं आप लोग कि एक्यूरेट कितने भैया दीदी ऐसे हैं? मैं 2 मिनट, एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को याद आई, तो मुझे ये बता सकते हैं कितने भैया दीदी हैं जो अभी पीटी में बैठ रहे हैं? अप्रोक्सीमेट 8 से 10, 8 से 10 या 10 से 15, इतने होंगे ना? हाँ, मेरे मन में एक विचार था, देखते हैं वो कितना एग्जीक्यूट होता है। ईशान भैया से चर्चा करेंगे, यदि होता है तो 15 मई या 18 मई के बाद में, मतलब लास्ट वीक में एक दिन के लिए अपन 4-5 घंटे का एक क्लास रखेंगे, जनरल क्लास। और उसमें अगर आप लोगों ने कर लिया ठीक है, नहीं 8-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर से वो डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप लोग समय देंगे, है ना, और अपन को परमिशन मिलेगी क्लास की, तो ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है आपका रिवीजन उतना हो नहीं रहा है ना, और क्वेश्चन तो पेपर तो आ ही रहा है ना, पेपर तो आ ही रहा है ना, लेकिन और सब्जेक्ट आप कवर कर लें, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ऐसा है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और इसमें ऐसा भूलने वाला कुछ भी नहीं है, मतलब एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी आप जो घर पढ़ोगे तो उससे अच्छा अगर 5-6 घंटे की अपनी क्लास लगा सके अपन, आई एम नॉट श्योर कि ये हो पाएगा, लेकिन मेरे मन में जो एक प्रश्न था वो बताया आपको। अगर ऐसा होता है और आप लोग को लगता है कि ऐसा आवश्यक है, तो पर अपन ईशान भैया चर्चा करके कर सकते हैं 18 मई के बाद में। तो 18 से और 25 के बीच में एक वीक रहेगा, 19-20 में शाम को कभी भी 2 घंटे की या 2 दिन 3-3 घंटे की, उसमें कुछ 100-150-200 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो बहुत एक आउटलाइन पूरे सब्जेक्ट की हो सकती है। ठीक है ना? देखते हैं, ये अभी केवल पाइपलाइन में प्रोजेक्ट, श्योर नहीं है अभी। पहला अपना टारगेट ये है कि जितना मैक्सिमम क्लासेज में आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए, है ना? चलिए, छोटे छोटे पॉइंट है, फटाफट लिख दिया। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट,
इसमें भी ये इसका होता है, ये 10 कंडीशन है भाई। ये भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो एनारोबिक कंडीशन में करते हैं, यानी लो ऑक्सीजन में, इसलिए इसमें CH4 निकलता है। सर अपना स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। और कहाँ चला गया स्क्रीन? नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रहा अभी? पिन कर दीजिए भैया, पिन कर लीजिएगा, दिख जाएगा, है ना, दिख जाएगा। नेक्स्ट, फॉजिल फ्यूल्स, इसमें भी मेथेन निकलता है। लेबर स्टॉक, लाइव स्टॉक, जो हमारी गाय और भैंस होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं हम। कैटल, बफेलो, तो ये क्या करती है, जो कैटल होती है या बफेलो होती है, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में CH4 रिलीज करती है। इस पे आया क्वेश्चन। साइंस इसके पीछे वही है, फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन होगा यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसमें, फर्मेंटेशन होगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, CH4 निकलेगा। राइस कल्टीवेशन क्या होता है, जो पेड़ी का जो फील्ड होता है, तो पेड़ी के फील्ड में आपने देखा होगा, जो पेड़ी लगाते हैं उसमें, तो उसमें पानी भर दिया जाता है, पूरा वाटर लॉक कंडीशन हो जाती है। और आपको मालूम है कि जब वाटर लॉक कंडीशन होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है उसके नीचे, ठीक है ना। इसमें मैंने एक पहले 2 बार बता चुका हूँ, इसमें कोई एक एल्गी या कोई एक ब्रायोफाइट या एक कोई टेरिडोफाइट, एक फर्म कुछ था, एक बंदा था जो मदद करता था राइस के खेत में, ध्यान है किसी को? हाँ सर, एक अज़ेटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया का हमने बताया था। अज़ेटोबैक्टर था और साइनोबैक्टीरिया। नहीं नहीं नहीं, राइस के फील्ड की बात कर रहा हूँ, राइस फील्ड में। सर अज़ेटोबैक्टर तो ना, एजोला ने बताया होगा मैंने। ओके, चेक करिए नोट्स एक बार, है ना, एजोला फर्म होता है। तो इसमें राइस फील्ड में क्या होता है, वाटर लॉक कंडीशन हो जाती है, वाटर लॉक कंडीशन के कारण ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, मेथेन का पर्टिकुलर। देखिए एक्चुअली राइस को अगर डीप में जाएंगे तो बहुत सारे राइस के मेथड है, लेकिन इसमें जो फ्लडेड राइस है, मतलब जिसमें ओपन पानी देते हैं अपन, आजकल तो स्प्रिंकलर, ड्रिप और पाइपलाइन से दुनिया भर से इरिगेशन मेथड्स आ गए हैं, तो फ्लड वाला है, सीधा पानी भर के रख दिया, तो उसमें ऑक्सीजन जहाँ, सीधी बात एक लाइन की बात है कि जहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होंगी और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गिरेगा या विदाउट ऑक्सीजन, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में CH4 निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर याद रखेंगे तो मेथेन का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आप सही कर जाएंगे। बात समझ गए? देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पर्टिकुलर इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। आप कुछ क्वेश्चन के पीछे एक उसके थ्योरी पे, उसके बेस पे जाइए। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है एक्चुअली, है ना, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हर बार रिपीट हो रहा है ना। अब वो इसमें एग्जाम्पल में फंसा देता है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया टर्माइट का, भाई 3 सेंटेंस दे देगा कि विच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर द इमिशन ऑफ द CH4 इन द एनवायरनमेंट। पहला कंडीशन डाइजेशन इन टर्माइट। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसको मालूम है कि इसके टर्माइट के डाइजेशन से CH4 का क्या रिलेशन है, लेकिन हमको पता है। दूसरा कहेंगे कल्टीवेशन ऑफ राइस, कल्टीवेशन बाय द फ्लड मेथड, या फिर कैटल्स ब्रीदिंग। अब वो ऐसे ही पूछ लेगा सीधा कि कैटल ब्रीदिंग, है ना, या कैटल्स रेस्पिरेशन। तो मतलब आपको एक बेसिक उसके पीछे की थ्योरी पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में CH4 बनता है और निकलता है, या फिर फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में होंगी तो क्वेश्चन आप बना देंगे। और अब देखिए, अब वो जमाना नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि वो डेटाबेस क्वेश्चन है कि ए और बी और सी और डी के इनमें से कौन सा सही है, टिक मार्क, ऐसा नहीं है। वो 3-4 सेंटेंस देगा, 3-4 सेंटेंस देखकर आपसे पूछने वाला है कि भाई इसमें से 3 में से 2 सही है या तीनों में से 3 सही है, कितने सही है। तो उसके पीछे आपको लॉजिक, इसलिए
डेटाबेस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए मेरे सब्जेक्ट के पर्टिकुलर, है ना, कि कौन सी घटना कब हुई, ये सब नहीं पूछता है इधर, या कौन साइंटिस्ट, वो भी हटा दिया आजकल। अब तो कॉन्सेप्ट है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है या इसके पीछे का साइंस क्या है। तो पूरा मेथेन साइकिल में, पूरा साइंस में आपको क्लियर कर दिया। अगर मेथेन साइकिल का क्वेश्चन कहीं आता है तो तीन तो उसके एग्जांपल्स है, टर्माइट का हो गया, केटल्स का हो गया, राइस फील्ड का हो गया और फ्रोजेंस फील्ड का हो गया। ये तीन चार एग्जांपल है और कंडीशन क्या है कि भाई लो ऑक्सीजन रहेगा, फर्मेंटेशन होगा और CH4 निकलेगा। क्लियर हो गया ना? मतलब कहीं रटने की और याद करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और लिख लो, इनकम्प्लीट बर्निंग। अच्छा, अब इसके पीछे का साइंस समझ लो पहले। मान लो कोई चीज बर्न कर रही है, यानी कि कोई भी स्टबल है, यानी कि कोई भी क्रॉप का जो रेड्यूस, ये भरने के लिए कौन सा गैस यूज होगा? देखो मामला फिर वहीं आ रहा है, घूम घाम के कॉन्सेप्ट पे ऑक्सीजन चाहिए बर्न करने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ हमने बढ़ के यूज किया इनकम्प्लीट बर्निंग। इट मींस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ध्यान देना टर्मिनोलॉजी पे, है ना। यानी इनकम्प्लीट अगर बर्निंग कहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर, लो है। तो इनकम्प्लीट बर्निंग से भी CH4 का इमिशन होता है, लिख लो। ठीक है, अब इसमें एक ऑर्डर लिख लेते हैं अपन, पता चल जाएगी कौन कितना योगदान दे रहा है इसमें। तो अगर बात करते हैं ह्यूमन सोर्स, हमको पता ही है इज ग्रेटर देन नेचुरल सोर्सेस। तो ये क्वेश्चन हर जगह लागू होती है, मैक्सिमम केसेस में लागू होती है। दूसरी क्वेश्चन लिख लो उसमें, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं इसकी, कि अगर नेचुरल में अगर हम करना है तो सबसे ज्यादा इसमें होगा वेटलैंड में। अभी आगे पढ़ाएंगे वेटलैंड में थोड़ा डिटेल में। फिर सेकंड नंबर पे टर्माइट है, फिर ओशियन है, और ओशियन के बाद में है मेथिन हाइड्रेट, मतलब वो इन्वायरमेंट का है, उसको छोड़, इतना ही। वेटलैंड, टर्माइट और ओशियन। और अगर ह्यूमन सोर्स की बात करें तो इसमें नंबर 1 हीरो है अपना एग्रीकल्चर, और उसके बाद में फॉसिल फ्यूल, और उसके बाद में फिर वेस्ट। ये इनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कहीं बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन ऐसा फंसा देता है, जब टफ पेपर आता है तो उस समय काम आएगा। सर कैटल कौन से ऑर्डर में आएगा? कैटल का अपन मानेंगे इसमें वेटलैंड और टर्माइट, ये इसी कैटेगरी में जाएंगे, सेकंड नंबर वाले में। भाई बंदी है दोनों। ओके सर। एग्री में भी आ सकता है ना सर? है जी, एग्री में भी आ सकते हैं ना? नहीं एग्री यहाँ एक्चुअल में देखिए, कैटल को नेचुरल माने तो यहाँ आएगा, और नहीं तो फिर एग्रीकल्चर के साथ चलेगा अगर ह्यूमन में। अब देखिए अगर शुरुआत करें तो कैटल है वो नेचुरल है, जब वाइल्ड हुआ करते थे ना। अब तो हम लोगों ने उसको पैच कर लिया है, तो वो इसीलिए उसको नहीं रखा है क्योंकि दोनों कैटेगरी में है, वो नेचुरल भी है और वो पालतू भी है। तो अगर यहाँ लेंगे तो उसको या बीच में लेंगे, और यहाँ लेंगे तो एग्रीकल्चर साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर का एक मेजर पार्ट है। अब तो थोड़ा सा फिर भी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन तो काफी हो गया है। एक जमाने में तो ऐसा होता था कि बिना कैटल्स के संभव ही नहीं था कि खेती कर ले यहाँ। अब तो बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, डेवलप्ड इक्विपमेंट्स आ गए हैं। तो ये मोटा मोटा था इसका। अब आते हैं अपन फास्फोरस साइकिल।
ये लार्ज अमाउंट कहाँ रहता है? फास्फोरस रॉक में। अब फास्फोरस रॉक में बेहतरीन होती है। बेहतरीन जानते हैं भाई, कोई चट्टान पड़ी है और हजारों साल तक पड़ी है, इसमें पानी भी गिर रहा है, अभी बरसात हो गई, सनलाइट भी गिर रही है, हवा भी लग रही है, यानी नेचुरल जितनी क्लैमिटीज है या नेचुरल रिसोर्सेज बार बार उसमें, तो ये छोटे छोटे टुकड़े इसके निकलते रहते हैं और इसी से सॉइल फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे। अगर इसको प्रोसेस की बात करें तो सॉइल इसी से बनती है, चट्टानों से, मतलब रॉक से। तो धीरे धीरे इसी को प्रोसेस को बेहतरीन कहते हैं। धीरे धीरे ये डिके होते जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकलते जाते हैं, उसमें सॉइल बनती है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है, पर्टिकुलर फास्फोरस है, वो इधर आता है सॉइल से, फिर प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से फिर आपको पूरा मालूम फूड चेन में कहाँ जाएगा, तो लास्ट में जो मरेगा, लास्ट में वो डिकम्पोजर्स को मिला के फिर एनवायरमेंट में पूरा चक्र घूम जाएगा। ठीक है ना? तो जो मेनली इसका जो सोर्स है फास्फोरस का, वो फास्फोरस का सोर्स है अपना रॉक, सॉइल का। फिर इसमें इरोजन होगा, पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में, सॉइल इरोजन, गैदरिंग, ये सब पढ़ा होगा आपने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इसमें कि फास्फोरस का जो मेन रोल होता है, रूट डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है, ग्रोथ ऑफ रूट डेवलपमेंट। यूपीएससी का क्वेश्चन बताऊंगा मैं, क्वेश्चन 2021 में आया है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछा है अपने क्वेश्चन कि इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल कॉमा द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू एंटर द साइकिल। यानी कि वो कौन सा इसमें ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो वेदरिंग ऑफ रॉक की साइकिल है। तो उसमें पहला चॉइस दिया कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। आंसर क्या आएगा? फास्फोरस साइकिल आएगा ना। इसमें कहां दिमाग लगाना पड़ रहा है, अभी तो मैंने बताया ना, ये 2021 में आया। तो ये चीजें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पूछता रहता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछता है, कोई ऐसा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछता है वो कि अपन को लगे। अभी एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उसको। अगला आ जाइए, सल्फर साइकिल। मोस्टली सेडिमेंट्री। तो ये सल्फर जो लॉक होता है दो तरह से होता है, ऑर्गेनिक रूप से और इनऑर्गेनिक रूप से। कहाँ होगा ऑर्गेनिक से? कोल, ऑयल, पीट, इसमें इनऑर्गेनिक में सल्फर रॉक, पायराइट रॉक, मतलब जो इन्वायरमेंट में सल्फर दो फॉर्म में लॉक रहता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में कोल है, ऑयल है, पीट है, और इनऑर्गेनिक फॉर्म में है सल्फर रॉक और पायराइट रॉक। और सॉइल में ये होता है सल्फेट या फिर सल्फाइड या फिर ऑर्गेनिक सल्फर। अभी मैं आपको लगे हाथ में बता देता हूं, जो ऑयल सीड क्रॉप होती है
ऑयल सीड क्रॉप कौन कौन सी है, नाम बता सकते हैं कब का? जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन हो गया, या गुजरात में ग्राउंड, यूपी और राजस्थान में मस्टर्ड हो गया। तो ऑयल सीड क्रॉप में रिकमेंडेशन अभी दी जा रही है कि सल्फर उसमें एसेंशियल रूप से यूज करें 25 kg पर हेक्टेयर। फिर आपको डोज भी लिखना है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो सल्फर है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ऑयल सीड क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर। ठीक है, चाहो तो इस पॉइंट को लिख लेना। तो जो नई टेक्नोलॉजी में अभी जो न्यूट्रिएंट्स का जब सॉइल टेस्टिंग करते हैं सैंपल का, तो उसमें सल्फर की कमी आ रही है। तो हम रिकमेंड करते हैं पर्टिकुलर वो एरिया जहां पर ऑयल सीड क्रॉप की जा रही है, चाहे वो सोयाबीन हो या मस्टर्ड हो, ग्राउंडनट हो, तिल हो या राम तिल हो या कैस्टर हो। तो ये सारे एरिया में बोला जाता है कि इनको अगर सल्फर दिया जाएगा तो इनका ईल्ड बढ़ेगा, ऑयल परसेंटेज बढ़ेगा। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा वोल्केनो एरप्शन, पढ़ा है ना? जी सर। यस सर। वोल्केनो एरप्शन, इसमें कौन सी गैस निकलती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और कहां से निकलती है? कंबंशन फॉसिल फ्यूल। और ये आप लोग फॉसिल्स बोलते हैं, मैं फॉसिल्स बोलता हूँ, बात तो एक है। इनको भी अगर जलाएंगे तो SO2 निकलेगी, वोल्केनो से भी SO2 निकलेगी। अगर कोल है, डीजल है, तो इन सब में SO2 निकलती है और ये एनवायरनमेंट में जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, इसमें ये आगे जाके कुछ गड़बड़ करता है ना, पता है कुछ? सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जैक्टली। एक और है, इसका भाई, चाचा का लड़का है इसका, ये कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ताजमहल का मुंह लाल पीला कर दिया इनने दोनों मिलके, ताजमहल का मुंह लाल पीला कर दिया। H2SO4 H2O3 आंखें पड़ेगी पोल्यूशन में, इसको डिटेल में समझ गए? चीजों को इंटरलिंक, देखिए यूपीएससी एग्जाम क्या चाहती है, वो चाहते हैं कि आप चीजों को इंटरलिंक करना सीखे। बात समझ गए ना? आप किसी भी सब्जेक्ट को कभी भी पढ़े उसको इंटरलिंक करके सीखेंगे ना। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब मेंस का आप आंसर देंगे, प्रीलिम्स में मेरी नजर में प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी सिलेक्शन में, और या आपके रैंक में उसका कोई बहुत रोल नहीं है। बस इतना है कि वो एक द्वार है घुसने का, तो वो एक बार आप सीख जाएंगे तो उसमें एंट्री करना बहुत टफ नहीं है। मेरे लिए फोकस, जो मेरी नजर में मेंस एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कई बच्चे, आपने 2-3 कहानियां सुनी होगी, अभी कल परसों रैंक आया ना, ऐसे ऐसे बच्चे की जिनका 3 बार पीटी क्रॉस नहीं हुआ और चौथी बार में फर्स्ट रैंक आई है या सेकंड रैंक आई है या अंडर 10 में आई है, अंडर 20 में आई है। ये घटना 5 साल में 2-3 बार हो चुकी है। मतलब 2024, अभी 2022 की एक दीदी टॉपर हुई थी, उसके साथ भी हुआ था, उसका 2 या 3 बार पीटी नहीं निकला, और शायद इस बार की टॉपर के साथ भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है ना? तो इसलिए तनाव लेने की बहुत जरूरत नहीं है ना? फोकस करना है। मतलब अब वो फिर लंबा कहानी हो जाएगी, अपना सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, तो प्रवचन में देने के मूड में हूं नहीं आज। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट पढ़ो उसको एक दूसरे से इंटरलिंक करो, है ना? और आंसर को सोचना शुरू करो, अपने आप आंसर निकल के आएगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। वो रटके और 4 लाइन और 4 किताब पढ़कर यूपीएससी नहीं निकलता है। समझ गए मेरी बात को ना? चीजों को दिमाग में इंटरलिंक करोगे ना तो चीजें बहुत क्लियर होती जाएंगी। चलिए, सल्फर
एसिड रेंज में भी मैंने अभी बताया था, जो मेन कंटेंट होता है वो जो H2SO4 का है वो सल्फर साइकिल से ही आ रहा है। अब मैंने उसको बहुत डिटेल में इस बार सल्फर साइकिल को लिया नहीं है। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यूपीएससी 2022 में आया है। क्वेश्चन सुनिएगा, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Cotton, rice, sugarcane और wheat। अब ये मत सोचना कि भैया का सब्जेक्ट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आ रही है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अब एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या हुआ? बाय द ह्यूमन, यानी कि आर्टिफिशियल, यानी कि मनुष्य के द्वारा। अब दो चीज उसने बोली, एक तो क्या बोला उसने, सोर्स ऑफ मीथेन CH4 का। तो इसमें CH4 का कौन सा है? सबको पता है भाई, कैरी और राइस एक ही चीज है, ध्यान रखना, कहीं गलती नहीं कर देना। इसको मैं पूछ भी चुका हूं। राइस के खेत में पानी भरा रहेगा, ऑक्सीजन 2 होगी, मीथेन निकलेगी। दूसरा क्या बोला आपने? नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस यानी कि नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड है। तो आपको पता है कि जितनी भी ये क्रॉप होती है, पर्टिकुलर सीरियल्स क्रॉप, सीरियल्स में कौन कौन आता है? पैडी आता है, व्हीट आता है, वार्ले आता है, मेज आता है, या आपका कॉर्न मिलेट आता है, या आपका ज्वार आता है। ये सारी क्रॉप सीरियल क्रॉप कहलाती है। तो इसमें हम लोग सीरियल क्रॉप में नाइट्रोजन एक्सिस देते हैं। आपको पता है ना कि जो पल्सेज होते हैं, मैं बता चुका हूं, उसको पल्सेज में नाइट्रोजन कम देते हैं, लेकिन सीरियल्स में क्यों देते हैं पल्सेज नाइट्रोजन कम? कौन बताएगा? मैंने बताया था ना कि उनकी जो उनकी फैमिली का नाम है लेग्यूमिनेस, और उनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। उस दिन नाइट्रोजन साइकिल में बताया था मैंने डिटेल में। तो पल्सेज में इसलिए नाइट्रोजन आर्टिफिशियल रूप से, यानी कि बाय द ह्यूमन, कम देते हैं। लेकिन जो सीरियल क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स में नाइट्रोजन एक्सिस मात्रा में दी जाती है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए जो ये राइस का फील्ड है, इसमें मीथेन भी है और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी आ रहा है। बात समझ गए? समझे? इसलिए मैं आपको लगे लगे साथ में ही क्वेश्चन भी समझाता जा रहा हूं। अब एक चीज बताइए मुझे, आज क्लास में लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना। आप ये बताओ बिल्कुल ऑनेस्टली, ऐसा कोई भी क्वेश्चन लगा कि जो बहुत कठिन पूछा गया हो, है ना? नो सर। हाँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा कि जो बहुत कठिन पूछा गया हो। सब्जेक्ट को थोड़ा सा बदनाम भी कर रखा लोगों ने कि बहुत कठिन सब्जेक्ट और क्या ना क्या पूछता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल अगर आपकी क्लियरिटी है ना, तो कहीं कोई इश्यू नहीं है। और मैं धीरे धीरे इसलिए आपको आगे बढ़ा रहा हूँ कि अपन बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं जाके आसान चीजों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला लेते हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम। अब देखो, इसके पीछे का पहले साइंस समझ लो आप, फिर वही तो बार में क्या, इस सब्जेक्ट में दिक्कत यही है कि टर्मिनोलॉजी ऐसी खतरनाक आ जाती है तो बच्चा घबरा जाता है। और मैं इसको काफी डिटेल में बताया आपको। एक वर्ड बताया था मैंने, इकोटोन बताया था। बता, कौन बताएगा इकोटोन क्या है? बॉर्डर बिटवीन सिस्टम के बीच का इकोसिस्टम। कुल मिला के दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया है वही है ना, मोटा मोटा, जी सर, है ना? यही कॉन्सेप्ट है। अब वेटलैंड क्या होता है? ये भी वही है। अरे भाई, छोटे छोटे नामों का अंतर है, कोई बहुत अंतर नहीं है, है ना? ये बड़ा टर्मिनोलॉजी है।
तो इसमें भी कोई कहानी है, कुछ भी नहीं है। अभी पढ़ोगे तो लगेगा तो हम सबको आता है, लेकिन दिक्कत यही है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज का इशू है ना। हाँ। आजकल 2 एग्जामों में जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया पिछले 4 या 5 साल का, जो 5 इयर्स का, जो देखिए 3 एग्जाम को मैं आज की डेट में सबसे पॉपुलर और कठिन मानता हूँ। पहला हो गया अपना यूपीएससी सीएसई, दूसरा हो गया जेई एडवांस, और तीसरा हो गया नीट। ठीक है ना। अब पिछले 4-5 साल में जो चेंजेज आए हैं, ये एग्जाम तो ऐसा है, पता नहीं क्यों 1857 की क्रांति हुई तब से कुछ चेंज आया नहीं इसमें, आज भी वो क्रांति ऐसी हो रही है। यानी कि नीट एग्जाम में उन्होंने बहुत ज्यादा पेपर पैटर्न में चेंज नहीं किया है, लेकिन ये 2 एग्जाम है इसमें उन्होंने पेपर को चेंज किया है। पहले क्या होता था, पहले रेयर चीजें पूछी जाती थी, यानी कि कुछ ऐसा डेटा लेके आता था या कुछ ऐसी चीजें। अरे हाँ, एक चीज अभी बच्चों एक ध्यान रखना, 2-3 मुद्दे चल रहे हैं इस समय। सिंधु जल समझौता, अब आप जिस सब्जेक्ट में माने इसको, चाहे ज्योग्राफी में माने या पब्लिक इंटरेस्ट रिलेशन में माने, ये इसको अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। प्रीलिम्स में तो नहीं आएगा, लेकिन मेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरा शिमला समझौता, अब ये उसके साथ दिक्कत, अब वो शिमला समझौता या सिंधु जल समझौता की बात करेगा नहीं वो एग्जामिनर, समझ गए। इसके आसपास ढूंढेगा वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन, इनके आसपास जो आपको नहीं पता होंगे। ये टॉपिक चूंकि अभी टीवी पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए मैंने फिर याद आया बता दिया। मतलब इनको जब पढ़ो ना तो ए से जेड तक पढ़ना है। तो मैं कहने वाला था कि यूपीएससी या जेईई में जो चेंज किया हमने, उसने चेंज किया केवल लैंग्वेज का, यानी कि क्वेश्चन वही पूछ रहा है आज भी। अगर आप देखेंगे 2008 का जो क्वेश्चन आ रहा है और 2024 का क्वेश्चन लगभग वही आ रहा है, लेकिन उसने लैंग्वेज में घुमा दिया, और लैंग्वेज में घुमाने से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तो हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले तो हमको धैर्य नहीं खोना, पेशेंस रख के क्वेश्चन को समझना है, चाहे एक की जगह 2 बार पढ़ना पड़े। और मैं तो ये कहूंगा कोई समय का इतना ज्यादा अभाव रहता नहीं है, 2 की जगह 2.5 या 3 बार भी पढ़ लो तो कोई बुराई नहीं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पढ़ा, डेटा बेस है कि भाई इस देश की राजधानी कहाँ है, इसकी मुद्रा कहाँ है, ये घटना कब हुई, 1918, 1927, 1925, या 18 मई या 18 जून या 18 जुलाई या 18 अगस्त, पहले ऐसा घुमाता था। अब ऐसा नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है, वो रिटर्न मटेरियल लिख रहा है, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी, सेंटेंस सी। और क्वेश्चन में वो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी, जस्ट 10-15 मिनट बाद एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। उस क्वेश्चन को आया है शायद 2023 या 24 में पूछा है, बताऊंगा आपको, लेकिन पहले वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर मैं कहने का मतलब यह है कि जब पीटी का पेपर आप दें तो क्वेश्चन को प्रॉपर समझें, पहले आंसर अपने आप निकल के आए, क्योंकि उसमें डेटाबेस है ही नहीं है, या कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो हमने पढ़ा नहीं है, या हमने कभी ना कभी वो किसी न किसी चीज से लिंकअप रहा है, चाहे 10th की साइंस में पढ़ा है, या 12th की साइंस में पढ़ा है, या जीके की बुक में पढ़ा है, या मेरी क्लास में पढ़ा है, या कहीं ना कहीं न्यूज सुना है, तो आपको लिंकअप मिलेगा वो, ठीक है ना। तो वेटलैंड वही है, लिख लो इसको, ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। किस किस के बीच में, बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक। अब इनके करेक्टर्स क्या क्या है, मोटे मोटे 2-3 करेक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर 1, हाइड्रिक सॉइल्स। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए ये जहां मिलेंगे वेटलैंड एरिया लगभग वाटर लॉग टाइप का रहेगा, तो फिर क्या होगा, वहां पर पानी भरा रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, पानी भरा रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ठीक है ना। तो लो O2, अब इसको, अब यहाँ तो लो O2 लिख दिया, वो लिख देगा नॉट इनफ या इनएडुकेट
टर्मिनोलॉजी का अंतर है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है देसी भाषा में। दूसरा पीरियोडिक फ्लडिंग। अब भाई समुद्र लगा है बगल में, है ना, तो नदियां कुछ भी लगा है एरिया, इकोसिस्टम बड़ा है, तो पानी का आवागमन तो चलता ही रहेगा, तो इसमें पीरियोडिक रूप से। तीसरा है एक्वेटिक डीप वाटर इकोसिस्टम। पीरियोडिक के बाद क्या लिखा है? पहला होगा हाइड्रिक सॉइल यानी कि लो O2 वाली सॉइल। नंबर 2 है पीरियोडिक फ्लडिंग, लगातार उसमें बाढ़ आती रहती है उस एरिया में, पीरियोडिक फ्लडिंग। और तीसरा है एक्वेटिक डीप वाटर इकोसिस्टम, क्योंकि एक्वेटिक है वाटर का इकोसिस्टम है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल या इन्वॉल्व होता है। और चौथा जो प्लांट होते हैं, यानी कि यहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो एडेप्टेड काय की होता है, वाटर लॉग्ड कंडीशन। मतलब यहाँ की जो भी प्लांट होंगे उनको आदत रहेगी कि यहाँ पानी में, भरे पानी में जिंदा रहें, और उसके बाद आगे इसको जिसमें मोर सैलिनिटी यानी सलाइन यानी कि अल्कलिनिटी यानी कि पीएच ज्यादा रहेगी, साल्ट ज्यादा रहेंगे। मैंने आपको मैंग्रोव का एग्जांपल पढ़ाया था ना उसमें बिफोर लास्ट क्लास में। जी भैया। जी भैया जी मैम। समझ में आ रहा है ना? जी भैया। ठीक है। आज संख्या कितनी है? 35। संख्या तो काफी है, लेकिन भैया दीदी सब कैमरा बंद करके लग रहा है दूसरे काम व्यस्त है, खाना वाना बना रहा है। एक दो वर्ड आते हैं, एक होता है ऑलिगोट्रोपिक और यूट्रोपिक। ये अपन कंपेरिजन करते हैं लेक, झील। एक लाइन खींच लेना चाहिए, क्योंकि यूट्रोपिज्म पे एक क्वेश्चन आता रहता है, किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। तो पहले इनका डिफरेंस समझते हैं, इसके पीछे की साइंस में मैं आपको बता दूंगा, तो क्वेश्चन कभी फिर गलत नहीं होगा। तो ऐसी लेक जिसमें न्यूट्रिएंट्स, बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स, बेस ऑन न्यूट्रिएंट्स, इसमें होंगे फ्यू न्यूट्रिएंट्स, इसमें होंगे मोर न्यूट्रिएंट्स। पैरामीटर क्या है? पहला न्यूट्रिएंट्स की। ओलिगोट्रॉपिक लेक है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की संख्या क्या होगी? फ्यू होगी, लेस होगी, कम होगी। और यूट्रोपिक लेक है उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? मोर होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरा आएगा वाटर पैरामीटर्स। तो इसमें जो वाटर होगा वो क्लियर वाटर होगा विथ मोर O2। वाटर क्लियर होगा इसमें और ऑक्सीजन इसमें ज्यादा होगी। वाटर कैसा होगा? स्लाइटली ब्राउन या ग्रीनिश प्लस लो O2। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर कम होगा। कंपैरेटिवली बात हो रही है, ध्यान रखना है।
तीसरा होता है बायोमास, तो इसमें रिड्यूस्ड रहेगा यानी कम होगा, इसमें मोर होगा। अब इसकी कथा समझ लो थोड़ी सी, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक पहले लिख लो उसको, फिर बताता हूँ। तो इसका क्वेश्चन याद ही रहेगा हमेशा, कभी गलत नहीं होगा। मैंने आपको एक बार बताया था शायद, सब जगह आपने सनातन संस्कृत में एक शब्द आता है ना, अति सर्वत्र वर्जते, और मैंने आपको एक लिमिटिंग फैक्टर का एक नियम बताया था एक दिन, आपको याद होगा कि भाई एक कोई 4 फैक्टर काम कर रहे हैं, एक फैक्टर कम या ज्यादा हो गया तो वो सारी प्रोसेस को रोक देगा, उसको लिमिटिंग फैक्टर का एक सिद्धांत बताया था ना। क्या होता है देखिए, जो यूट्रोपिक लेक होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिज्म। आगे बताऊं क्या प्रोसेस, क्या होता है इसमें, इसमें माइक्रोब्स है ना, प्लस बायोमास खूब ज्यादा होते हैं, और ज्यादा होते हैं, समझ लो पहले इसको, थोड़ा सा लिखना बाद में है, ध्यान से समझ लो। जब ज्यादा होंगे तो ये फास्ट रिएक्शन करेंगे, और फास्ट रिएक्शन करेंगे तो O2 की डिमांड, मतलब O2 का यूज ज्यादा हो जाएगा, है ना। जब O2 का यूज ज्यादा होगा, रिसाइकल होगा, तो इसमें जो ग्रोथ है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ओवर ग्रोथ में। अब जब ओवर ग्रोथ में कन्वर्ट होगी, O2 ज्यादा लग रही है, तो फिर क्या होगा, O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और O2 की डेफिशिएंसी होगी तो इसमें मछलियां मरने लगती है। इसमें देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, पांचों में एक साथ कवर कर रहा हूं, समझ लो ध्यान से पहले। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इस सिंगल टर्मिनोलॉजी में, पांचों को समझ लो एक बार। एक क्वेश्चन ऐसा आता था पहले कि मान लो कि एक बहुत बड़ी झील है और उसमें बहुत सारे एल्गी का बहुत ग्रोथ हुआ, और कुछ दिन बाद देखा कि उसमें मछली मरने लगी, क्यों। एक क्वेश्चन ऐसा आया कि इसमें एक वर्ड आता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड। अब क्या होगा, मैंने बताया था कि जब माइक्रोब ज्यादा है और बायोमास ज्यादा है, तो माइक्रोब्स और माइक्रोब्स मिलकर बायोमास को फास्ट रिएक्शन करेंगे, फास्ट रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होगी, और तो यानी कि यहाँ जो BOD है बढ़ गई। फिर अगर इसका मतलब क्या हुआ, BOD बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो रही है, फिश मर रही है, यानी कि यहाँ पे जो वाटर है, एक क्वेश्चन यही आता है, वाटर पॉल्यूशन कम है कि ज्यादा है। अब आप लोग ही बताइए, ये 5 पैरामीटर में बता दिए। मैं इधर का कैमरा चालू कर देता हूँ और मुझे बताइए। ये इसको समझने का है, रटने वाला मामला नहीं है, इसको बड़ा स्पष्ट समझ लो, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी रूप में फंसता है यूट्रोपिज्म पर। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या है। देखो हम ये कह रहे हैं कि मान लो एक झील है, 2 मिनट के लिए सब पेन रख दो, है ना, रख दो 2 मिनट के लिए पेन, समझ लो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। मुझे डबल दिख रहा हूँ ना, तो कैमरा बंद करता हूँ, सिंगल दिखना चाहिए। हाँ देखिए, मान लो कि एक झील है, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारे एल्गी हैं। देखिए सामान्यतः बहुत सारे मतलब उसमें छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन और जो प्लैंक्टन बात कर रहा हूँ। भैया स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। हाँ स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट प्रवचन दे रहा हूँ सुन लो। हाँ ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि मान लो कि कोई लेक है और उसमें ह्यूज मात्रा में एल्गी है और बायोमास अवेलेबल है, माइक्रोब्स भी हैं। अब माइक्रोब्स फास्ट रिएक्शन करने लगेंगे, हमको मालूम है कि रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन लगेगी, तो अब उसमें क्या होगा कि वो जो स्पीड, मतलब कोई फैक्ट्री में माल बनने लगा तो उसमें डबल शिफ्ट में काम चालू कर दिया। ऐसे समझ लो कि एक फैक्ट्री में दिन में काम हो रहा था, उन्हें बोला नहीं, मालिक ने बोला रात में भी काम चलेगा, यानी कि दिन में भी काम चल रहा है, रात में चल रहा है, यानी कि मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि रॉ मटेरियल एक्टिविटी इनिशियल में ज्यादा होगी, तो फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी यानी कि BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी।
मछलियां, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो मछलियां मर जाएंगी, और मछलियां मरेंगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, इनका मतलब वाटर का पॉल्यूशन लेवल गिरेगा कि बढ़, अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब होगा, यानी कि वाटर का पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। बात समझ गए? पांचों चीज क्लियर हो गई ना? ये चीज क्लियर दिमाग में बिठा लेना, लिखने से याद नहीं होंगी, इसलिए मैंने 2 मिनट रोका आपको। यानी कि कोई यूट्रॉपिक झील है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त हैं, न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं है, ढेर न्यूट्रिएंट। तो पहला पॉइंट, न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, यस। बीओडी ज्यादा होगी, यस। पोल्यूशन ज्यादा होगा, यस। मछलियां मर रही हैं, यस। ऑक्सीजन कम है, यस। समझ गए? अब कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर वो पोल्यूशन कैसे हुआ? क्योंकि वो तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से उनकी डेथ हो रही है ना। हाँ तो भाई, जो एक चीज बताओ, पोल्यूशन में क्या है? पोल्यूशन होता क्या है? डिफाइन करो पोल्यूशन। भाई अकेली मछलियां थोड़ी मर रही हैं, तो उदाहरण दिया है, सब तो मरेंगे वहां पे, जो फोटोसिंथेटिक वाले सब लोग मरने लगेंगे ना भाई। जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, अकेली मछलियां थोड़ी। पोल्यूशन तो क्योंकि कोई अनवांटेड चीज जब ऐड होती है, ये तो डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, वो भी ऑक्सीजन डेफिसिट होगा तो क्या होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। जब भी आपने, एक एग्जांपल देता हूं, आप कभी जैसे मान लो कि डेली दौड़ने नहीं जाते, ठीक है ना, लेकिन आपको मन हुआ कि नहीं आज मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, और आपने 5 किलोमीटर दौड़ लगा दी शूज पहन के, और उसके बाद में दूसरे दिन आपको दिन भर कुछ नहीं हुआ, आप दूसरे दिन जब सुबह जगे तो आपको देखेंगे कि हमारा पूरा शरीर में पेन हो रहा है, हाथ भी दुख रहे हैं, पैर भी दुख रहा है, सर भी दुख रहा है ना? और कहीं कहीं जगह पर ऐसा होगा कि जैसे जैसे कुछ जम गया हमारी स्किन में, दबाएंगे तो बहुत तेज पेन होगा। पता है आपको उसका कारण क्या होगा? जब आपने तेज दौड़ लगाई थी, उस समय क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी हैबिट नहीं है, तो बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो उस समय आपकी बॉडी में एनारोबिक यानी कि अनाक्षिक शोषण, यानी कि विद द एब्सेंस या लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, अनाक्षिक शोषण होने लग गया, और उसके कारण एटीपी के साथ में दूसरे मटेरियल बनने लगे, और जिसके कारण आपको पेन हुआ, और वो 2-3 दिन के बाद वो पेन खत्म होता है। समझ गए? तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो यहाँ एरोबिक के साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन जहां स्टार्ट होगा वहां पर पॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे फैक्टर इसमें हो, कुल मिलाकर पानी पॉल्यूटेड होने लगेगा और यूट्रोपिक झील बर्बाद हो जाएगी। लिख लो, एक सेंटेंस दिखा देता हूं। एक्सिस ग्रोथ ऑफ मैक्रोफाइट्स, कौन कौन से? उसमें पानी की बात कर रहे हैं, सबमर्ज यानी कि जो डूबे हुए हैं, या फिर फ्री फ्लोटिंग जो तैर रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग या सबमर्ज। इन वेटलैंड अफेक्ट द वाटर क्वालिटी, एडवर्सली, है ना? अफेक्ट द वाटर क्वालिटी एडवर्सली।
अब ये एक्सिस ग्रोथ किसी कारण भी हो सकती है, तो वही बोलते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, हर चीज की जो एक्सिस मात्रा होती है नुकसान। अब आता है ऐश्वर्य, वेटलैंड, इकोसिस्टम। लिख लो उसकी परिभाषा क्या है। एक चीज है पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल एरिया, एस्चुरी क्या है, इज ए पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल एरिया ऑफ वाटर या ब्रैकिश वाटर। ये कहां पे होगा एक्चुअल में, एक रिवर या स्ट्रीम, झरना या रिवर ओपन इनटू कहां पर, सी। मतलब जो नदी या झरने का जो मुहाना है जो समुद्र पे खुलता है, वो एरिया लगभग एस्चुरी बनता है ना। इसकी सैलिनिटी लिख लो लगभग 0 से 35 ppm। पीपीटी भी है, सॉरी ppm ही है, पार्ट पर मिलियन है ना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि रिवर तो ठीक है, झरना होता है वो मीठे पानी का होता है कि खारे पानी का होता है, फ्रेश वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, फ्रेश वाटर ओनली। फिर खारे पानी की क्या होती है, झील, लेक। चलिए 20% ओनली। जो फ्रेश वाटर जा रहा है, मान लो रिवर से जा रहा है 20% या स्ट्रीम से जा रहा है, तो निश्चित रूप से सॉइल को इरोड करके ले जा रहा होगा ना, सॉइल के साथ में जाएगा। यस तो सर। 95 वेरी फर्टाइल 19 सिल्ट जाता है। सॉइल के स्ट्रक्चर पता ना, 3 पार्ट होते हैं ना, कौन कौन से, सैंड, सिल्ट और क्ले। अब मुझे ये बताइए इसमें से सबसे ज्यादा मोटे पार्टिकल किसके होते हैं और सबसे छोटे पार्टिकल किसके होते हैं, कौन बताएगा। सर सैंड सॉइल के सबसे ज्यादा मोटे पार्टिकल होते हैं और क्ले सॉइल के सबसे छोटे होते हैं। सैंड के सबसे बड़े और सिल्ट के सबसे छोटे, ऐसा क्या, क्ले के छोटे। सर क्ले के छोटे। अच्छा, तो अब ये बताइए मुझे इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा रहेगी। सर सैंड की। सैंड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब आप ये क्ले कहना की। चाहते हैं। एक मिनट रुकिए, ये तो हमारा सैंड हो गया, क्योंकि आपने बताया पार्टिकल बड़े रहते तो गैप भी बड़ा रहेगा ना, और ये हमारी क्ले है। अब मान लो 1 गिलास पानी इसमें मैं डाल देता हूँ और 1 गिलास पानी इसमें डाल देता हूँ, तो पानी किसमें ज्यादा देर रुकेगा। यहाँ तो छलनी लगी है ना भाई, जैसे पानी डाला अपने नीचे बह गए। क्ले में तो पार्टिकल एक दूसरे एडजॉइनिंग है ना, तो वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, कॉटन सॉइल जिसको कहते हैं, समझ गए। यस सर। हाँ, ये इसी टाइप से चीजों को समझना है, मेरा कहने का मतलब ये रटना नहीं है चीजों को, समझ गए ना, रटना नहीं है चीजों को, कॉन्सेप्ट पे जाना है कि भाई अगर सैंड में अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है या ज्यादा है तो क्यों है, वाई। तो जो क्ले होता है उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, तो आप उसमें अगर एक बार उसको पानी मिल गया तो फिर वो ऊंट जैसा है, 7 दिन तक ऊंट पानी नहीं पीता है ना,
ये भी अगर एक दिन पानी मिल गया इसको ना तो 4-6 दिन तक कोई जरूरत नहीं है इसको पानी की, लेकिन जाएगा आएगा जाएगा। चलो अपन टॉपिक से भटक गए, यही दिक्कत है थोड़ा सा, है ना। चलिए क्या क्या कर रहे थे पूरा? हाँ, फ्रेश वाटर से ये उसमें शायद में है और ये होती है नदी के मुहाने, इसलिए कहते हैं ना कि अपन आता है। चलिए खैर, रन ऑफ लिख लो। स्टूडेंट्स के एग्जांपल कहाँ का बनते हैं? रिवर माउंट, कोस्टल वेज, लेगून और डेल्टा। डेल्टा सब तुम्हारी ज्योग्राफी की चीजें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकोसिस्टम इकोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। भैया कोस्टल क्या लिखा है? कोस्टल वेज, VAYS, कोस्टल वेज, रिवर माउंट, कोस्टल वेज, लेगून और डेल्टाज। इस बार मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड रैंक पे दोनों दे दिया ही है ना यूपीएससी के रिजल्ट में। भैया को थर्ड पे डाल दिया हमने ना, 2024 का रिजल्ट आया है ना, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए इससे, क्योंकि शायद मैं जल्दी में था उस दिन तो पूरा प्रॉपर रिजल्ट देख नहीं पाया, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है फर्स्ट सेकंड दोनों दे दिया ही है। भैया का नंबर थर्ड पे लगा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा, अपना नंबर भी लगेगा, मतलब दीदिया बाजी मार रही है यूपीएससी में, कुल मिलाकर ऐसा कहना है ना। तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए। चलिए क्या, अब लिखिएगा लेगून और स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन द लेगून एंड स्टूडेंट। अब ये मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ, ज्योग्राफी का डिफरेंस नहीं है, ये बेसिकली हमारा इकोलॉजी के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं ना। लेगून की बात करें, स्ट्रेच ऑफ वाटर, पर्टिकुलर साल्ट वाटर कहेंगे इसको, स्ट्रेच ऑफ साल्ट वाटर, सेपरेटेड फ्रॉम। भैया आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? अरे हाँ, फोन आ गया ना इसलिए। रुको एक मिनट, तो मैंने फोन काट दिया, अब स्क्रीन दिख जाएगी। तो स्ट्रेच ऑफ साल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय ए, काय से किससे सेपरेट होगा? या तो कोरल रीफ से हो सकता है। कोरल रीफ मैंने बताया था, चलो याददाश्त टेस्ट करता हूँ। सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? किस कंट्री में? ठीक है, या तो कोरल रीफ से या लो सैंड बैंक। तो ये लेगून कहलाता है कि भाई साल्टी वाटर है जो समुद्र से सेपरेट होता है, या तो किसी कोरल रीफ के द्वारा या कोई सैंड बैंक होता है लो वाला, उसके कारण ये लेगून बनता है। ठीक है ना। अब लेगून का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, कोई बता सकता है? चिल्का लेक इन उड़ीसा। चिल्का लेक कहां पर है? उड़ीसा। ये लेगून का एग्जांपल है। जो बनी है कारण देख लो उसका, ड्यू टू द फेलिंग सी लेवल, यहाँ पर समुद्र का जो स्तर है वो डाउन हो।
sendiri kan saya jangkau kan दूसरा एग्जाम्पल है राइजिंग सी लेवल का। मेंडोवी एंड ज्वारी, ZUARI, ज्वारी। कहां पर है? गोवा में। एक डिफरेंस लिखो, एक पॉइंट लिख लो कि जो लेग्यूम होते हैं मोस्टली नॉट हैव एनी फ्रेश वाटर सोर्स। लेग्यूम जो होती है सामान्यतः मोस्टली फ्रेश वाटर का सोर्स, या इनके पास फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं होता है, लेकिन जो स्टरी होती है उसमें कम से कम एक फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। यानी कि अगर इनकी सैलिनिटी की बात करें अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात करूं कि जो लेग्यूम होती है वो स्टरीज की तुलना में ज्यादा साल्टी होती है, ऐसे समझ लें आप, क्योंकि इसके पास मिनिमम एक फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, लेकिन लेग्यूम के पास में सामान्यतः फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं होता है। तो ये सैलाइन ज्यादा होती है, इनमें क्या बोलते हैं, साल्ट ज्यादा होती है। स्टरीज होती है यूजुअली डीपर होती है, थोड़ी सी गहरी होती है। इनका जो वाटर फ्लो होता है कंपैरेटिवली फास्ट होता है। अब देखिए ये दोनों जो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का रिलेटिव है, मतलब लेग्यूम की तुलना में डीप होती है, वाटर फ्लो होता है इनका कंपैरेटिवली, ये डीपनेस। फिर तीसरा वाटर फ्लो स्लो। ठीक है, ये तो हो गया ज्योग्राफी। अब अपन अपने मुद्दे पर आते हैं, इकोलॉजी में क्या है इनका मामला। आज की क्लासें बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, मैं आपको बता दूंगा ना, जैसे पहले की जो क्लास थी ना ऐसी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक क्लास होगी ना फॉर्मेशन वाली, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को थोड़ा, अगर जिसको ज्योग्राफी पसंद नहीं है तो थोड़ा बोर लग सकता है। अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं अपन। ये तो पता ही चल गया कि है क्या चीजें दोनों, एस्चुरीज वही कोस्टल बेसलैंड एरिया है, वही इकोटोन है, और हमको पता है कि यहाँ पर बायोडायवर्सिटी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। और एक और कह सकते हैं इसको नया टर्मिनोलॉजी कि मिक्सिंग जोन ऑफ फ्रेश एंड सलाइन वाटर। कई बार ऐसा होता है कि दोनों फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होते हैं इकोटोन पर या एस्चुरीज के आसपास कोस्टल बेसलैंड वाले एरिया में, है ना। more productive
देन अदर वेटलैंड एरिया। कौन सा? इश्यूज की बात करते हैं ना। ये इसका जो प्रोडक्टिविटी है कंपैरेटिवली जो दूसरे वेटलैंड एरिया से थोड़ी सी ज्यादा होती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंग्रोव वेजिटेशन भरमार पाई जाती है। इस पे अपन आएंगे, आज ही पढ़ेंगे इसको। क्या करते हैं ये? बैरियर फॉर द कोस्टल हैबिटेट। अभी जब मैंग्रोव पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैक्सिमम इसमें मैंग्रोव मिलते हैं और ये बहुत सारे काम करते हैं। मोर देन 10 to 20, मतलब जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। पॉल्यूटेंट को अब्जॉर्ब करते हैं, है ना, फ्लड को रोकते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजों से ये हेल्प करते हैं। तो ये मेन हीरो यहाँ के, इनके बारे में अपन अभी आगे पढ़ते हैं। मैंग्रोव को डिटेल पढ़ी लेंगे तो, है ना। चलिए, इसमें तो कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते जो इंडिया गवर्नमेंट का थोड़ा सा इसमें हस्तक्षेप है। फिर मैंग्रोव में अच्छा जो बच्चे कॉन्सेप्ट इसमें छूट गए हैं वो मैंग्रोव में आ जाएंगे। मुझे भी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पढ़ना है पढ़ाना दोनों ही जरूरी है। लिख लो, इंडिया है 40 मेजर, 44 मीडियम और 162 स्मॉल। माइनस रिवर्स ड्रेनेज, रिवर्स ड्रेन into sea through estuaries। और ये मेजर मोस्ट ऑफ द एस्टुरीज कहाँ है इंडिया में? ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो 14 मेजर, 44 मीडियम और 162 स्मॉल रिवर ड्रेन इनटू द सी थ्रू द एस्टुरीज। और ईस्टर्न कोस्ट पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। बस अब आता है मैंग्रोव। इस पे क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन आता ही रहता है। चलो एक क्वेश्चन पूछूं, कोई बताएगा? ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में बताएं, क्या होती है? कौन बताएगा? ब्रूड पैरासिटिज्म पढ़ाया था मैंने पहले की क्लासेज में। कोई नहीं बताएगा? कोई तो बताएगा। अरे कोयल और कौवे की कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई? सुनाई थी? अरे क्या बात कर जी भैया, जी भैया सुनाई। मना तो बहुत सारे लोग मना क्यों कर रहे हैं? अरे मैंने बोला था ना कि भैया कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है, कौवे को पता नहीं चलता है उन अंडों को, वो है ना तैयार करता है, और जब उसमें बच्चे निकल के भाग जाते हैं कोयल के, तब उसको मालूम चलता है कि ये तो बच्चे कोयल के थे।
इसका मतलब आप लोग क्लास में नहीं थे, जो क्लास में होगा तो मैं इसलिए कहानी सुनाता हूँ ताकि चीजें याद रह जाए, है ना। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल था। और एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो काय का एग्जाम्पल है। थोड़ा पीछे पीछे चीज रिवाइज करते रहना चाहिए तो ताकि पता रहे कि हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो। नहीं, वो तो प्रोसेस बताया आपने। नहीं, वो उसको नाम क्या देते हैं, पैरासाइट है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक। चलिए एक वर्ड आता है माइकोराइजा, इसका क्या मतलब होता है, इसमें कौन कौन रहता है? माइकोराइजा में फंगी रहती है सब जी, फंगी है। फंगाई प्लस हायर प्लांट्स के रूट में खाना पीना बनाते दोनों मिलके, है ना। डीनाइट्रिफिकेशन। नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हैं आप, डीनाइट्रिफिकेशन नहीं है। देखिए ये हायर प्लांट्स था, है ना, ये तो प्लांट हो गया, और इसमें रहता है कौन, फंगाई, है ना। और ये क्या करता है फंगाई, इसको वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स देता है, और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, और दोनों मिलकर जो भोजन बनाता है प्लांट, इसको खाने को रहने को देता है। इसको माइक्रोराइजा एग्जांपल होता है सर, भूल गए, चलो कोई बात नहीं। एक लाइकेन का बताया था मैंने, हाँ सर, Algae plus fungi। का कॉम्बिनेशन, दोनों पार्टनरशिप करके अपना खाना पीना बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि भैया दीदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर या तो सब्जेक्ट ठीक नहीं है या पढ़ाने वाला आचार्य ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैंग्रोव्स वनस्पति, ठीक है भाई, अब आपकी मर्जी, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा भाई, मैं नहीं पढ़ सकता आपकी जगह। मैं आपको एक टॉपिक को 3 बार पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। चलो, हेलोफाइट्स, क्या होता है हेलोफाइट्स, मतलब सॉल्ट मैंग्रोव्स या हेलोफाइट्स या सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो सॉल्ट के बीच में भी रहते हैं। वो सुंदरकांड में आता है ना, जब विभीषण जी भगवान राम जी से मिलने गए थे तो भगवान ने पूछा था विभीषण से कि भाई तुम रहते कैसे इतने सारे राक्षसों के बीच में, तुम रहते कैसे हो अकेले, तुम भगवान मतलब मेरे भक्त हो, मेरे नाम का जाप करते हो, तुम्हारे कुल में तो सब राक्षस हैं, पर तुम रहते कैसे हो? तो विभीषण जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि प्रभु में 32 दांतों के बीच में जो एक जीव रहती है ना, ऐसे रहता हूँ। सुंदरकांड में आता है वर्णन, आपको भी देखना टाइम मिले तो, समझ रहे हैं। तो इनके साथ भी यही, गरीबों के साथ, मैंग्रोव के साथ यही प्रॉब्लम है कि इनकी जिंदगी में कष्टों की कोई कमी नहीं है, ढेर कष्ट है। एक तो सॉल्ट बहुत ज्यादा है, नंबर 2 ऑक्सीजन की कमी है, फ्लड खूब आता है, पॉल्यूशन खूब आता है ना, हवाएं तेज चल रही हैं, साल के कारण जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब इनके जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बड़ा कठिन जीवन जीते हैं। आगे इसको डिटेल में पढ़ना, आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया कि भाई हेलोफाइट्स कहते हैं इनको, यानी कि ऐसे पौधे जो हाई साल्टी सॉइल में रहते हैं, है ना। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आप करके देखना घर पे, अभी घर में अंगूर पड़े होंगे, आप क्या करना है, कटोरी में पानी ले लेना, उसमें खूब सारी शक्कर घोल देना, थोड़ा सा गाढ़ा घोल बन जाएगा शक्कर का, है ना, शक्कर का गाढ़ा घोल, और उसमें 4-6 अंगूर डाल देना, शाम को डाल कर रख देना, सुबह आप देखेंगे तो वो अंगूर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका पानी निकल जाएगा, थोड़ा पिचक जाएगा वो, है ना। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे साल्ट था, नमक और शक्कर का घोल था, और इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन था, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो यहाँ से अंगूर से अंदर से पानी निकलकर इस पानी की घोल में मिल गया और अंगूर पिचक गया। या इसका उल्टा होता है,
जो एक किशमिश होती है, पिचकी हुई होती है ना, उसको अगर सिंपल पानी में डाल दो तो कुछ देर के बाद में, खीर में डालती है ना मम्मा, तो कुछ देर बाद में, आधे घंटे बाद में वो किशमिश फूल जाती है, यानी कि वो पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये यहाँ प्रॉब्लम है कि हेलोफाइट्स के साथ दिक्कत ये है कि अगर कोई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो बेचारा इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनके पास में विशेष 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 कुछ ना कुछ इनके पास में अपने प्रिवेंटिव मीजर्स अपनाते हैं। चलो क्या क्या है इनके पास में, समझ गए ना हेलोफाइट्स के मैक्रोब्स के बारे में। पहली चीज तो कहाँ मिलेंगे बताइए, कहाँ मिलेंगे? वही एरिया, मार्सी एरिया है ना, जहां पर कोई भी इश्यूरी बन रही है, लिग्नूम बन रहा है, वहां पर मिलेंगे। क्या क्या इनके साथ में प्रॉब्लम है? अब इनके मॉडिफिकेशन क्या क्या करते हैं, नंबर 1 पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़े। सक्यूलेंट लीव्स, सक्यूलेंट लीव्स मैंने एक जगह और बताई थी, आपको याद हो, जीरोफाइट प्लांट्स, जहां पर राजस्थान रेगिस्तान की बात करी थी मैंने, जहां पर पानी कम होता है ना, तो वहां भी उनकी जो लीव्स होती है वो सक्यूलेंट होती है, यानी कि गूदेदार, मतलब फ्लैशी लीफ कहते हैं इनको। नंबर 2 सकन स्टोमेटा, ये दोनों कैरेक्टर सेम है, यानी कि जो इनके स्टोमेटा है वो भी सकन है, धसे हुए हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअली कारण क्या है कि जब मिट्टी में इतने साल्ट है तो इनकी बॉडी में भी बहुत साल्ट है, तो जब बॉडी में साल्ट है तो ये चाहते हैं कि हमारा पानी स्टोर रहे, पानी को जाने नहीं दें, और पानी को जाने नहीं देने के लिए इन्होंने अपनी लीफ को सर्कुलेट कर लिया है, उसमें मतलब वाटर स्टोर किया है। दूसरा इनका जो स्टोमेटा है वो सकन है, धसे हुए हैं। इसका मतलब समझते हो ना, सकन स्टोमेटा से क्या फायदा है? पूछ लिया करो अगर नहीं पता है तो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी होना चाहिए। एग्जांपल देख लो भाई, जैसे कि मान लो कि कोई ये प्लांट है और इसकी ये लीव है, ठीक है ना, अब एक लीफ मान लो इसके 2 पार्ट कर दो, इसमें तो स्टोमेटा ऐसे दिख रहे हैं, स्टोमेटा होता है जिसमें पानी का और गैस का एक्सचेंज होता है। अब इस पे तेज सूरज की रोशनी पड़े तो यहाँ पर जितना पानी था वो उड़ गया, है ना। लेकिन ये इसने इधर वाले ने, मतलब ये एक लीफ में दोनों चीज नहीं हो सकती, मैंने आपको केवल समझाने के लिए दृष्टि से बता रहा हूँ। ये यहाँ पे ऐसा ये मटेरियल इसके अंदर है, स्टोमेटा है, यानी कि ये सक्रिय की धसे हुए, यानी ऊपर कुछ है धसे हुए स्टोमेटा है। तो यहाँ सनलाइट पड़ेगी तो पानी का जो इवापोरेशन होगा वाटर का वो लेस होगा, कम होगा इसकी तुलना में, इसलिए इन्होंने दूसरा इन्होंने लीव्स को क्या किया, फ्लैशी कर दिया, सकुलेंट, यानी कि इसमें गूदेदार है तो इसमें वाटर को स्टोर रहेगा। तो इनके जो कैरेक्टर्स में क्या हो गया, सकुलेंट लीव्स हो गई, दूसरा सकन स्टोमेटा हो गया, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1-2 बार एग्जाम में आया है, ये लीव्स इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, लीव्स विथ सॉल्ट सीक्रेटिंग ग्लैंड्स। अब भाई क्या होता है कि इनकी तो पूरी जिंदगी साल्ट के बीच में बीत रही है, तो जब बॉडी में बहुत ज्यादा साल्ट हो जाता है तो ये लीव्स में छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वो साल्ट को बाहर निकालती रहती है, और जब अति हो जाती है, भाई क्या होता है, इंसान का हार्ट भी तो 70-75 साल तक ही चलता है ना, उसका बंद हो जाता है, जिस दिन बंद हो जाता है आदमी मर जाता है। तो यहाँ कंडीशन है कि जब भाई वो साल्ट को निकाल दिए, लेकिन अब एक लिमिट क्रॉस हो गई तो फट से ऐसे कूद कर नीचे गिर जाती है, बोले वो जीवन की लड़ाई हार जाती है। बात समझ गए? मतलब इनकी जो लीव्स होती है वो जीवन भर वही कर रही है, जैसे हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है ना, जब तक पंप कर रहा है इंसान जिंदा है, और जिस दिन पंपिंग ब्लॉक हुई काम खत्म। तो ये भी लीव्स ये करती है, इनके यहाँ सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है जो साल्ट को निकालती रहती है, जैसे आंखों में आंसू निकलते हैं ना, ऐसे इनकी लीव्स में पानी के साथ में हल्का हल्का साल्ट निकलते रहते हैं। लेकिन अब जब वो ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है तो यहाँ से वो फिर क्या करता है, प्लांट इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसमें दूसरा साल्ट भरा है, इसको ब्रेक किया नहीं तो लीव चली गई नीचे, यानी कि बॉडी से साल्ट को एक्सक्रीट चला गया। बात समझ गए ना? जी सर। कुछ हाँ ना बोल दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलो नेक्स्ट। अब इसमें देखिए, एक तो वाटर लॉग कंडीशन में उठते हैं बेचारे, है ना, तो वाटर लॉग है और प्लस साल्ट है, यानी कि इनके पास में काय की कमी रहेगी, ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अब ऑक्सीजन के बिना आदमी जिंदा कैसा रहेगा? तो ये इनके पास में बहुत सारी एरियल ब्रीथिंग रूट्स होती है। भाई अगर अकेले
लीफ से या स्टेम से ब्रीथ नहीं कर पा रहे तो उन्होंने रूट को काम पे लगा दिया। घर में क्या होता है कि घर में सामान्यतः मम्मा खाना बनाती है, पता लगा कि रात को 11 बजे 10 मेहमान आ गए, बोले हमको तो खाना खाना तो क्या है, घर में छोटे बच्चे से लेके और पापा मम्मी सब लग जाते किचन में एक साथ, क्योंकि 10 लोगों को रात में कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, तो ये कंडीशन इनके साथ हो जाती है। तो इनके साथ ये है कि भाई इनको ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी वहां कम है, इनको जिंदा तो रहना है, तो ये अपने लीव्स के साथ साथ फिर रूट्स, डिफरेंट टाइप के रूट्स डेवलप करते हैं एरियल रूट से, और वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट करती है। तो एरियल रूट्स इनकी जो होती है ब्रीदिंग के लिए एरियल रूट्स को डेवलप कर लेते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर नाम है न्यूमेटाफोर। ये मैं एक बार पहले बता चुका हूं शायद कैसे होता है। ये जमीन है, यहाँ प्लैंट है, रूट है, तो ये रूट यहाँ से ये निकल जाती है पोटे रूट में, तो यहाँ पे एक शेड होता है, और यहाँ से ये है न्यूमेटाफोर, और यहाँ से ये ऑक्सीजन देती है। ठीक है, फिर इनमें एक कैरेक्टर और पाया जाता है, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। बीबी पेरी जर्मिनेशन पाया जाता है। अब इसकी भी मैंने मतलब भी चौड़ी कहानी सुनाई थी, अब कोई ना कोई बताएगा मेरे को क्या होता है। तो प्लांट्स के ऊपर ही जर्मिनेशन हो जाता है। सीड का ना, हाँ। क्यों होता है, कारण तो बताओ, क्या जल्दी पड़ी उसको ऐसे। फेवरेबल कंडीशन। क्या होता है, इनका जो फ्रूट होता है ना, भाई हमको सबको पता है कि ये कहाँ मिल रहे हैं, हाई सैलिनिटी एरिया में रह रहे हैं। अगर मान लो यहाँ से सीड गया, इस फ्रूट में सीड निकला और यहाँ गिरेगा, तो वो इतना साल्ट है यहाँ पर कि वो जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा। समझ गए, मैंने पहले भी पढ़ा है। तो साल्ट के कारण वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहीं पे जर्मिनेट हो जाता है, और जर्मिनेट होने के बाद जैसे गिरता है तो सीधा पौधा लगता है। जैसे मान लो एक छोटा झंडा होता है ना, अपन ऊपर से गिराते तो नीचे वो रुक जाता है, उसी टाइप का है। तो यहाँ जैसे ही वो जर्मिनेट होकर नीचे गिरेगा सीधा पौधा बन जाएगा। तो वो साल्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसलिए वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, उसके सर्वाइवल होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं बीबी पेरी जर्मिनेशन। चलिए नेक्स्ट, स्टिल्ट रूट, क्रॉप रूट, आल्सो अवेलेबल। ये सपोर्ट रूट होती है। क्या होता है, इसका जो पौधा है, मैंने बताया ना आपको कि ये बहुत ही ज्यादा, इसमें फ्लड भी आता है और बहुत तेज एयर फ्लो भी होता है। तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए, दूसरे पौधों से टिकाने के लिए ध्यान लगा देंगे हम। आपने वो बरगद का पौधा देखा होगा ना, नहीं देखा? जी बरगद देखा? ऐसे कैसे हो सकता है? बरगद का पौधा देखते, यहाँ से रूट निकलती है, यहाँ बढ़ जाती है, और कई लोग तो उसमें झूलते होंगे, हम लोग तो गाँव में झूलते थे उसमें, इतनी मजबूत होती है, सपोर्ट करने के लिए होती है। तो इसमें भी ये सपोर्ट रूट सिस्टम होता है।
क्योंकि भाई मार्सी एरिया है, दलदल एरिया है, कब पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये पौधे को मूवमेंट तो करता है, लेकिन गिरने से रोकने के लिए ये इसमें स्टिल्ट ऑफ क्रॉप रूट का सपोर्ट रूट सिस्टम होता है। ये जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रूट सिस्टम होता है, अपोज करता है किसका? स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन का। स्ट्रॉन्ग अरे खिला वेव एक्शन। बहुत तेज हवा गिरेगी, इधर कुछ होगा। एग्जाम्पल लिख लो इनके लिए। काय के मैंग्रोव के। राइजोफोरा, ये भाई साहब तो अपनी जो क्रॉप रूट होती है ना, उनको वाटर में इंटर इनटू वाटर। राइजोफोरा एक एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल है एविसेनिया। ये इसमें न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। राइजोफोरा क्रॉप रूट को वाटर में एंटर करा देता है, और एविसेनिया होता है उसमें न्यूमेटोफोर होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के लिए ये रूट होती है न्यूमेटोफोर, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। चलो मैंग्रोव्स इन इंडिया। थोड़ा देख लेते हैं इसको। इसमें दो तरह के हैं, जो ड्वार्फ है और टॉल मिलते हैं सुंदरवन। ये सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? अब इस पे थोड़ा चर्चा कर ले अपन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख लो भाई एग्जैक्टली। सुंदरी मैंग्रोव ट्री है वो, सुंदरी मैंग्रोव ट्री के कारण का नाम सुंदरवन बना है। दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक हेलोफाइट प्लांट in the world। यानी कि मैंग्रोव की बात करें, एक ही जगह पर एक ही ब्लॉक में सबसे ज्यादा मैंग्रोव की सुंदरवन है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट एरिया है।
सुंदरवन डेल्टा है कहां पर? कौन कौन से देश में है? इंडिया एंड बांग्लादेश में। इंडिया प्लस बांग्लादेश, है ना? ये अकेला ऐसा मैंग्रोव का फॉरेस्ट है, ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा नहीं होगा। मोर देन 400 प्लस। और इसमें लगभग 88 जो है वो इंडिया पार्ट में, रेस्ट ऑफ इन बांग्लादेश। इम्पोर्टेंट है 4-5 कंट्री में कौन कौन से फोना है। मीनिंग ऑफ फोना प्रॉब्लम हो रहा है, इधर नेट भी नहीं है, होगा जिसके लिए आज की वीडियो इसे चल रहा है। तो देखो इसमें इम्पोर्टेंट फोना कौन कौन से। पहला हो गया कारण भी नहीं है आज। बंगाल टाइगर, दूसरा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्रोकोडाइल को आपने कभी देखा हो चिड़ियाघर में तो पता नहीं, लेकिन अगर रियल में देखा हो, आप अगर थोड़ा उसको गौर से देखेंगे तो उसकी आंखों से पानी निकलता रहता है ना? क्यों? कारण बताओ। कीटाणु, एक ऐड आता था ना पहले, दांत सड़ गए, कारण कीटाणु। सॉल्ट वाटर निकलता है, उसको कुछ भी नहीं है, सॉल्ट को एक्सक्रिएट कर रहा है? ये मैं चीजें इसलिए आपको बीच में जो मुझे याद आती है इसलिए आपको बताता हूँ, पता नहीं कौन सी चीजें एग्जाम में कब आपको कहाँ काम आ जाए। और ये लाइट मोड में जो चीजें अपन सुनते हैं या बताते हैं वो चीजें परमानेंट मेमोरी में चली जाती। तो क्रोकोडाइल में आंखों में जो पानी निकलता है वो सॉल्ट का एक्सक्रीशन कर रहा है। जैसे कि अभी ये हेलोफाइट्स कर रहे थे लीव्स में की एक जो ग्लैंड थी उनके द्वारा, ठीक है ना? चलिए, तो इसमें क्या था? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है रिवर टेराफिन। ऑलिव, राइडल, रिडले है, टर्टल। टॉर्टोइज और टर्टल का अंतर समझ में आता है? सर पानी में होता है और दूसरा टेरेस्ट्रियल भी होता है सर। हाँ, कुछ कुछ ठीक है। चलिए, ऑक्सबिल टर्टल, ये इनकी प्रजातियां हैं। और एक इम्पोर्टेंट है मैंग्रोव्स और सुसु। कोई इसमें पूछेगा नहीं, ज्यादा चिंता नहीं करो, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। Hey! 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 2010 में एक स्टडी हुई थी, किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वो कह रहा है कि यदि 11 इंच तक यदि सी लेवल
इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। अगर 11 इंच तक सी लेवल राइज हो रहा है तो टाइगर की पॉपुलेशन, बहुत ही सैड डाटा है, It is now 2 p.m. o'clock. 96% डिक्रीज हो गई विद इन डिकेज। ये अच्छी खबर नहीं है, इट्स वेरी बैड न्यूज। 2010 में एक स्टडी हुई थी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा, उन्होंने बताया कि जो टाइगर होता है वो एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज को रेस्ट नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है अगर क्लाइमेट में थोड़ा भी चेंज होगा तो इसके जीवन पर संकट आ जाता है। और उन्होंने जो अध्ययन किया उन्होंने अंदाज लगाया कि अगर समुद्र के जो सी लेवल वाटर है वो अगर 10 to 11 इंच अगर बढ़ता है तो 96% पॉपुलेशन टाइगर्स की कम हो गई है डिकेज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंग्रोव का इसको खत्म ही करते हैं है ना। इसमें क्वेश्चन खूब आए हैं। एक क्वेश्चन आया था 2016 में, इसको क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन। एक प्रोग्राम आया था MISHTI मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर इस क्या होगा फ्लोर लाइन हैबिटेट and tangible income। प्रोग्राम नाम कठिन सा है लेकिन वो मिस्ट्री याद रखो तो काम हो जाएगा अपना। ये 2023-24 के बजट में भारत शासन ने इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 23-24 के बजट में ये स्कीम लॉन्च की है। क्या किया है, जो कोस्टल लाइन एरिया है पर प्लांटेशन काय के लिए ऑफ मैंग्रोव, कोस्टल लाइन एरिया पर मैंग्रोव के प्लांटेशन के लिए ये प्रोजेक्ट चालू किया भारत शासन ने 2023-24 के बजट में। और इसका लॉन्च कब किया था, इसको 5 जून 2023, 5 जून 2023 को ये लॉन्च किया था। 5 जून कोई डेट है क्या ऐसी, किसका जन्मदिन है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए ताकि जागृत अवस्था में रहें आचार्य जी भी और बच्चे भी दोनों, है ना। चलिए, तो ये कोस्टल लाइन पर प्लांटेशन मैंग्रोव के लिए ये मिस्ट्री प्रोग्राम चालू किया भारत शासन ने और 5 जून 2023 को इसका इनॉग्रल हुआ है। इसका टारगेट क्या है, अब संग संग लिखी लो तो। हाँ काम जाओ बनाओ 540 स्क्वायर किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया, जिसमें 11 स्टेट और 2 यूटी शामिल है। 11 स्टेट और 2 यूटी में 540 स्क्वायर किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया में मैंग्रोव का प्लांटेशन।
सर इसकी डेडलाइन कब तक है? डेडलाइन नहीं है कुछ भी। इसमें जो मनरेगा स्कीम से भी इसको जोड़ दिया है। ये भी नरेगा। प्लस पीपी पार्टनरशिप से भी जोड़ा है। और कैंपा से भी जोड़ा है, CAMPA। कैंपा क्या है? कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ज्यादा इसमें टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के ये कि 3 संस्थाओं को दे दिया काम उसने मनरेगा से जोड़ के। कुल मिला के मतलब इसको धीरे धीरे करना है। देखिए ये वो वाला सिस्टम नहीं है भाई, एक्चुअली में कोस्टल एरिया में और मैंग्रोव लगाना इट्स नॉट ए इजी टास्क ना। अपने थोड़ा ना 5000 पौधे लगा दिए, चलो 15 दिन में लगा खत्म कर दिए, इजी टास्क नहीं है। तो ये उस एरिया में जो लोकल मनरेगा चल रही है या फॉरेस्ट की एक एजेंसी ये चल रही है या पीवी पार्टनरशिप में, इस सबको मिलजुल के बोल दिया भाई करो, तो थोड़ा बहुत काम धंधा चलता है। तो आज की कथा को अपन यहीं विश्राम देते हैं। आगे क्लास कब है आपकी? 3 बजे से क्लास है? जी सर। नहीं है? चलो ठीक है। साइंस एंड टेक। हाँ तो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ो, थोड़ा आराम कर लो, है ना। और आज समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। चलिए।